हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट्स के बीच में काफी ओहा पोह का विषय बना रहता है कि किस तरीके से यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर जो 9 है, कार्टोग्राफी एंड टेक्निक, उसको प्रिपेयर किया जाए। क्योंकि हमारा जो ज्यादातर अमूमन हम देखते हैं स्टूडेंट्स का बीच में, तो हमारा जो बैकग्राउंड रहता है वो आर्ट्स फैकल्टी का रहता है। हमारा मैथमेटिक्स से काफी दूर दूर तक का वास्ता होता नहीं। तो इसमें एक यूनिट ऐसी होती है जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की है, ठीक है। और दूसरी यूनिट एक ऐसी है, देखेंगे आप, तो स्टैटिस्टिकल डायग्राम स्टैटिस्टिकल्स की है, स्टैटिस्टिक्स की यानी सांख्यिकी की है। उसमें आपको कई सारे नंबर्स दिखेंगे। तो नंबर्स को देख के अमूमन जो आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। लेकिन उसको किस तरीके से इजी वे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और बहुत मोटी मोटी भारी भरकम किताबें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जेपी शर्मा का नाम सुना होगा कार्टोग्राफी एंड टेक्निक्स के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट की उनकी बुक आती है, बहुत मोटी बुक है, 600-700 पेज की बुक है, 750 पेज के लगभग। लेकिन उस बुक में भी आपको हर कुछ नहीं पढ़ना होता, सारी चीजें नहीं पढ़नी होती, कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़नी होती है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे एक तो वैसे ही इतना प्रेशर रहता है, ठीक है, आपको यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी पढ़नी है। ठीक है। और इसके अलावा आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस सेट का भी देखना है। ठीक है। और कोई यूनिट पढ़ते हुए कितना डेप्थ में पढ़ना है, कि किस चीज को छोड़ देना है, किस चीज को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, किसको सरफेस से पढ़ना है, ये सारे टेंशन दिमाग में रहती है। एग्जाम का प्रेशर अलग से रहता है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम निकल रहा है सारा। तो ऐसे में जो बुक है आपकी कार्टोग्राफी प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल की जो यूनिट बुक है जेपी शर्मा जी की, तो वो इतनी बल्कि बुक है कि उसमें से छांटना चीजों को एक बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और अगर आप नए हैं, आपने अभी अभी शुरुआत करी है तैयारी की, तो तब तो आपके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस जो है 9th यूनिट का कार्टोग्राफी टेक्निक का काफी ज्यादा बिखरा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए उसको बहुत ज्यादा इजी करने वाला हूँ। लेकिन यूजीसी नेट के लिए बहुत ज्यादा आपको विद्वान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। ठीक है, आपको कम पता होना चाहिए, आपको लिमिटेड आप पढ़ो, उस लिमिटेड पढ़े हुए को अप्लाई करो बार बार। कहाँ पर अप्लाई करो? यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे बार बार अप्लाई करो। आप अगर कम पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन पेपर में दिया आता है, जितना सिलेबस में दिया है, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका काम आराम से बन जाएगा। और यकीन मानिए, इसके लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है कार्टोग्राफी और टेक्निक्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की जितने भी सिलेबस है दिया हुआ है, जितना भी एनसीईआरटी है, 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी, अगर आप नए हैं, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को पहले पढ़ें। ठीक है, तब जाके आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आए। अब यहाँ पर जो कार्टोग्राफी टेक्निक्स में आपको जो बुक होती है मेन स्टैंडर्ड बुक, उस आप टेक्स्ट बुक को आप क्या रखें, एनसीईआरटी की 11th और 12th को रखें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, जब मैं आपको अपनी इस क्लास के बारे में अभी एजेंडा बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को पढ़कर कितने प्रतिशत नंबर ला सकते हैं कार्टोग्राफी टेक्निक्स की यूनिट में से, कितने प्रतिशत क्वेश्चन, कितने प्रतिशत जो सिलेबस है वो आपका कवर होता है 11th और 12th की एनसीईआरटी को केवल और केवल पढ़ के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपनी इस क्लास का एजेंडा बता देता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ पूरी क्लास में, ताकि आप अपने फायदे की चीजें निकाल पाओ और आपके लिए जो वीडियो है वो फायदेमंद होने वाली है या नहीं आपको पता लग जाए। मैं यहाँ पे आपको देखिए दो चीज डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी वर्सेस जेपी शर्मा की जो प्रैक्टिकल बुक है, इन दोनों में से आपको क्या चूज करना चाहिए। क्योंकि एक बात तो देखिए, एक बात ध्यान रख लीजिए, जेपी शर्मा की बुक बहुत मोटी है, उसमें आपको चीजें छांटने में एक तो समय लगेगा, शुरुआत में आपको अंदाजा नहीं होगा कि क्या चीजें पढ़ूं, क्या चीजें छोड़ दूं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और उसमें हर एक चैप्टर इतना ज्यादा वास्ट दिया हुआ है कि उतनी जरूरत है भी नहीं। ठीक है, कुछ चीजें उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दी हुई है, उतना आपको नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये छोड़ देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और हम लालच में आ जाते हैं तैयारी के दौरान, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, यहाँ से ये मटेरियल मिल गया, वहां से वो मटेरियल मिल गया, सारी पीडीएफ इकट्ठा कर ली ऑनलाइन, फिर पढ़ा कुछ भी नहीं लास्ट में, इसीलिए फिर एग्जाम भी नहीं निकला। तो इस वजह से क्या होता है, कम से कम लिमिटेड लिमिटेड चीजें आपको पढ़नी चाहिए। लिमिटेड अपने सोर्स रखो और उन सोर्सेस पे बिल्कुल जी जान से मेहनत करो। ठीक है, तो एनसीईआरटी और जेपी शर्मा से में क्या आपको चूज करना चाहिए। और एक बात इससे पहले मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे लगा दूंगा, अगर आप जेपी शर्मा को पढ़ रहे हैं 750 पेज की बुक, और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 250-300 पेज की, दोनों ही एनसीईआरटी, तो दोनों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, मतलब दोनों में पूरा सिलेबस कभी नहीं मिलेगा। किसी भी बुक को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी यूनिट की किसी भी बुक को, पूरा सिलेबस आपको यूजीसी नेट में कभी नहीं मिलेगा। कुछ चीजों की हद होती है किसी बुक की, तो जैसे कि आपको 80%, 90%, 70% ऐसा किसी स्टैंडर्ड बुक में मिल सकता है।
लेकिन 100% आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो फिर तो ये अगर 100% किसी बुक में मिल गया, फिर तो यूजीसी नेट का जो स्टैंडर्ड है वो ही कायम नहीं रह पाएगा। यूजीसी नेट आप क्लियर करने जा रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर करने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, जेआरएफ अवार्डी बनने जा रहे हैं, आगे भविष्य में आपको रिसर्च करनी है, तो क्या आपसे इतनी डिमांड नहीं की जा सकती है कि आपको चीजें इधर उधर से कलेक्ट करके एक जगह सबमिट करके तब आप एग्जाम में आए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें? इतना तो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये एक बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी आपको बुक में पूरा सिलेबस कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कंपेरेटिवली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको फिर यूजीसी नेट का सिलेबस दिखाऊंगा कि यूजीसी नेट का सिलेबस और एनसीईआरटी का जो मटेरियल दिया हुआ है 11th 12th की एनसीईआरटी में वो कितना ज्यादा मैच करता है। ठीक है, तो दोनों सिलेबस को और जो मटेरियल दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी का, उसको हम मैच करेंगे। प्लस मैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स भी दिखाऊंगा, दोनों दोनों बुक्स लाया हूं मैं, आपको दोनों दिखाऊंगा। और आपको अगर ये सारी बुक्स चाहिए तो किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। 6 से 7 12 तक की एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री में, आपको एनसीईआरटी खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आपका बिल्कुल फ्री में काम हो जाएगा। कैसे करके काम होगा वो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद जब आपको ये दोनों चीजें आप देख लेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक आप देख लेंगे, यूजीसी नेट का सिलेबस देख लेंगे, तो फिर भी आप मेरे पे भरोसा कैसे करेंगे कि हाँ यार जो मैं कह रहा हूँ वो मैं सही कह रहा हूँ कि इससे आपका यूजीसी नेट के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? तो मैं ये इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और मुझे पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो डेप्थ होती है वो एनसीईआरटी की डेप्थ से ज्यादा नहीं है। जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही एनसीईआरटी के अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन है, वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। और इस वीडियो के अंत तक मेरा आपसे वादा है कि आप ये डिसाइड करने में बिल्कुल योग्य हो जाएंगे कि आपको इन दोनों बुक्स में से क्या आपको 750 पेज की जेपी शर्मा की बुक प्रेफर करनी चाहिए, या फिर आपको केवल 250-300 पेज की और बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई एनसीईआरटी की बुक चूज करनी चाहिए। इन दोनों में से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करने में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे, जैसा कि हमेशा मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर यहाँ पे लगा देना चाहता हूँ, कुछ आपको बेसिक टिप्स आपको दे देना चाहता हूँ। देखिए, आप कुछ भी अगर आप काम करते हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में कम आ रही है चीजें, प्रैक्टिकल यूनिट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीजें आपको समझ में कम आ रही है ना। इसका आपका पर्पस ये है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, आपका समय जो है कम से कम आपका समय खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट हो मिले, है ना। आप अपना समय बचाने के लिए, ताकि आपको जो आप बुक पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका भरपूर फायदा उठाओ। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ में आ रही है, कोई चीज आपको अगर लग रही है कि हाँ वो आपके एप्लीकेबल है, आप उसे अप्लाई करना चाहिए, तो उसको बिल्कुल मन से, बिल्कुल तरीके से उसे अप्लाई करो। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। और जो चीज मैं बता रहा हूँ उसमें आपका टाइम भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। जो सबसे बड़ा आपके लिए चीज है वो है आपका समय। आपके पास समय नहीं है, अगर आपका समय चले गया तो फिर वो वापस नहीं आने वाला आपका। यहाँ और एनसीईआरटी की बुक पढ़ के आपका समय तो बचेगा ही बचेगा, साथ साथ आपके पैसे भी बचने वाले हैं। ठीक है, फ्री में बिल्कुल आप एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता दो, तो मैं उसमें आपको क्या है वीडियो बना करके दे दूंगा। इसमें आप मिनिमम एफर्ट के साथ, मेरा एजेंडा ये है, बेसिक टिप्स ये है कि आप मिनिमम एफर्ट के साथ कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपका क्या मोटो रहना चाहिए, रीड लेस प्रैक्टिस मोर, ये हमारा हमेशा मोटो रहना चाहिए। कम से कम पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी, अब मेरा आपको क्या है, अब मैं एनसीईआरटी की बुक्स आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की बुक्स को। तो एनसीईआरटी की बुक्स पे चलते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पर है, ऊपर लगाई हुई है मैंने। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर दें हम, तो ये तो आगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये है प्रैक्टिकल की बुक, ये 12th की बुक है। और 11th की बुक अगर हम देखें, तो 11th की बुक हमें, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, बस ये है 11th की बुक आपके लिए। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी की बुक्स में क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो आपको देखो, और आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। मैं बहुत बिल्कुल पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको 11th के जो बुक है एनसीईआरटी की, बस मैं आपको फटाफट से चीजें दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है, ताकि आपका काम फटाफट से बन जाए। और आपको कैसे डाउनलोड करनी है ये आप कैसे पता लगाएंगे,
तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको बिल्कुल चीजें समझा दूंगा कि आप कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप जान लो देखो कि एनसीईआरटी की बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक जो बनती है ना, उनको देखेंगे आप सीनियर प्रोफेसर, ठीक है, सीनियर प्रोफेसर की जो कमेटी होती है मिल करके पूरा ग्रुप इनको लिखता है। ठीक है, सीनियर जो प्रोफेसर होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल यहाँ पे आपको क्लियर कट चीजें और बहुत ही जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ये 11th की एनसीईआरटी है। 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ, ये प्रैक्टिकल वाली बुक है, इतना मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल वाली। इंट्रोडक्शन ऑफ मैप दिया हुआ है, मैप के स्केल कितने प्रकार के होते हैं वो दिया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम टाइम के बारे में दिया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैप प्रोजेक्शन के बारे में दिया है, टोपोग्राफिकल मैप क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एरियल फोटोग्राफ क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होती है। खाली में आप बहुत ज्यादा इतनी बल्कि बुक पढ़ते हैं, इतने मटेरियल के पीछे भागते हैं, और आपको क्या है उससे फिर बहुत ज्यादा आपका टाइम भी खर्च होगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप मैप का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मैं आपको चीजें इंडिकेट करते रहूंगा कि आपके लिए क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पर दिए है ना कैडेस्ट्रल मैप, ये जो डेफिनेशन दिए हुए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैप के लिए एसेंशियल जो चीजें हैं वो क्या क्या है, स्केल, मैप प्रोजेक्शन, जनरलाइजेशन, मैप डिजाइन, प्रोजेक्शन, मैप प्रोजेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर बहुत सारी जो फायदेमंद चीजें हैं वो आपके लिए दी हुई हैं, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे लार्ज स्केल मैप कौन कौन से होते हैं, कैडेस्ट्रल मैप, टोपोग्राफिकल मैप के जो यहाँ पे स्केल है, इससे स्केल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ते तो क्या आप इन चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते। यहाँ पे टोपोग्राफिकल मैप के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कैडेस्ट्रल मैप के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इनको पढ़ करके केवल एनसीईआरटी की 11 की एनसीईआरटी पढ़ के प्रैक्टिकल की, तो आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते थे। स्मॉल स्केल मैप जो है वो उसमें वॉल मैप आते हैं, एटलास मैप आते हैं, सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। वॉल मैप के बारे में दिया हुआ है पूरा, एटलास मैप के बारे में पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। और भी तरीके के मैप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आए तो देखो कल्चरल मैप के यहाँ पे दिया है, सॉइल मैप के यहाँ पे दिया है इसके बारे में। इसके बाद क्या क्या चीजें हैं, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए यहाँ पे दी हुई हैं। तो अगर हम देखें और ठीक है, तो मेजरमेंट, डायरेक्शन, मेजरमेंट ऑफ एरिया किस तरीके से ठीक है आप करते हैं, कैलकुलेशन की चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद चैप्टर 2 जब हम आते हैं तो आपको स्केल इसमें देखने को मिलता है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ रहे हैं तो इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमिनेटर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी चीजें समझ में नहीं आती, यानी कि अंश क्या है, हर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी निरूपक भिन्न क्या है, सारी चीजें इसमें बिल्कुल बेसिक से समझाई गई हैं। स्टेटमेंट स्केल से क्या होता है, आरएफ मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सारी चीजें आपको इसमें बहुत ही आसानी से समझाई गई हैं। और जो मेट्रिक सिस्टम होता है मेजरमेंट का वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो बिल्कुल बेसिक से बातें अच्छे से समझाई गई हैं। एक मील में 8 फरलांग होते हैं, एक फरलांग में 220 यार्ड होते हैं, और ये जेपी शर्मा में आपको नहीं मिलेगा। इतनी बेसिक बातें उसमें आपको नहीं मिलेंगी, तो तभी जाके आपको जेपी शर्मा अच्छे से समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपने जो बेसिक चीजें हैं उनको नहीं समझा है। तो इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक की जितनी आपको चीजें चाहिए उसमें आपको मिल जाएंगी। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, सॉल्यूशन दिए हैं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, किस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जाता है, स्केल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दी है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में यहाँ पर दिया है, जिसमें से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होती है, मेरिडियन, ये जो बॉक्स में ग्लॉसरी दी हुई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों की आसान भाषा है, दोनों की भाषा जो है वो आसान है, आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। ये तो है 11th की एनसीईआरटी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारी चीजें दी हुई हैं जो आपको बहुत अच्छे से आपको काम आएंगी, कैसे करके टाइम कैलकुलेट करना है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आए तो यहाँ पे दिया हुआ है मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे मैप प्रोजेक्शन के बेसिक बातें हैं। ये लेक्सोड्रोम आपको याद आ रहा है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था 2010 का, शायद 2009 का, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोमोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, सारी चीजें जो है 11th की एनसीईआरटी में दी हुई हैं। आप बेमतलब में इतनी बल्कि बुक पढ़ते हैं, अपना टाइम और पैसा, जो जेपी शर्मा की बुक है वो 750-600 रुपए की बुक आती है, और ये क्या है, बिल्कुल फ्री में आपको डाउनलोड करनी है। और अगर आप ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन बुक, ई बुक नहीं पढ़ सकते तो 50-60 रुपए की ये बुक आती है। दोनों ही बुक ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए में मिल जाएंगी।
कितना आपको यहाँ से फायदा हो जाएगा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कम से कम एफर्ट में आपके मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो दिए हुए प्रोजेक्शन, हर चीज को यहाँ पे समझाया गया है। स्टैंडर्ड लाइन क्या होती है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ग्लोबल प्रॉपर्टीज के बारे में हर चीज जो यहाँ पे दी हुई है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो और ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जो रेडियस है वो निकाला जाता है, अर्थ का रेडियस कितना है, सारे कैलकुलेशन के अगर सवाल आ गया तो यहाँ से बिल्कुल आप उसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, इसके बाद आपको देखो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में, हर एक प्रोजेक्शन के बारे में यहाँ पे अच्छे से अच्छे समझाया गया है। मैं फटाफट से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ इसमें दी हुई है। मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सारी चीजें रिसर्च करके अच्छे से देख रहा हूँ। मैप मार्केटर प्रोजेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में, आपको पता होगा। ठीक है, और कब दिया है, ये तो थॉट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैप प्रोजेक्शन में भी कार्टोग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कब दिया है, सारी चीजें इसमें बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में हर चीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हर, जैसा कि हर चैप्टर के बाद दिए हुए हैं, तो एक्टिविटी भी दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोपोग्राफिकल मैप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इसमें आपको जितनी चीजें जानने को चाहिए वो सारी चीजें दी। कंटूर लाइन क्या होती है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, क्रॉस सेक्शन मेथड क्या होता है, हेशूर से क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है। टोपोग्राफी मैप क्या होते हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है और बहुत अच्छे से चीजें यहाँ पे समझाई गई हैं। अगर आपको टोपोग्राफी का जो ये टोपो शीट होती है वो पढ़नी नहीं आती है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको टोपो शीट पढ़ना आसानी से आ जाएगी। बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। एक बार आप ले करके, जब फ्री में चीजें मिल रही है तो एक बार पढ़ के, एक बार डाउनलोड करके चीजें समझ क्यों ना एक बार देख ली जाए। ठीक है, जेंटल स्लोप क्या होता है, स्टीप स्लोप क्या होता है, आपने आज तक केवल पढ़ा होगा, लेकिन आप यहाँ पे विजुअलाइज कर पाएंगे जेंटल स्लोप को और स्टीप स्लोप को। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो कि स्टीप स्लोप ये होता है खड़ा ढाल, और ये है जेंटल स्लोप, जहाँ पे जो ढाल है वो धीरे धीरे करके घटता है, और कैसे उनका जो कंटूर लाइन में उनको कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पे सारी चीजें समझाई गई है। कॉन्क्लेव, ये कॉन्केव स्लोप है, ये कॉन्वेक्स स्लोप है, हर चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म क्या होते हैं, कॉनिकल हिल है, प्लेट्यू है। ठीक है, वैली, वी शेप वैली, यू शेप वैली, हर चीज को विजुअलाइज तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, गार्ज को, कैनियन को। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। और ये जो एनसीईआरटी की बुक है, केवल आपको कार्टोग्राफी टेक्निक्स में नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको मॉर्फोमेट्री में भी और जियोमॉर्फोलॉजी में भी आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, इसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, हमेशा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को और जो इसका कंटेंट है और इसमें जो ग्लॉसरी दी हुई है उसको कभी भी आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अगर चैप्टर पे आएंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप दोस्तों देखेंगे क्या, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में दिया है एरियल फोटोग्राफ्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर चीज यहाँ पे सिर्फ दी गई है, हर चीज पूछी गई है। एरियल कैमरा क्या होता है, एरियल फिल्म फिल्म क्या होती है, एरियल फोटोग्राफी क्या होती है, फोटोग्राफ क्या होते हैं, ट्यूडियल मार्क्स क्या होते हैं, हर चीज से क्वेश्चन बनता है। और इनमें से कई बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये बेसिक जो ग्लोसरी है ये नहीं पता है, बेसिक जो बातें हैं वो नहीं पता है, तो आपको आगे आने वाले कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएंगे। कंसेप्ट क्या है, शब्दों का खेल है, शब्द आपको समझ में आ गए, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। यही बेसिक शब्द तो उसमें दिए हुए हैं, जो जेपी शर्मा है उसमें डायरेक्ट चीजें समझाई गई है। बेसिक शब्द जो है उनका मतलब नहीं बताया गया, इसलिए आपको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। यहाँ पे 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग बेसिक जो शब्द हैं, जो बिल्कुल जिनको आपको पता होना चाहिए किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो चीजें को यहाँ पे ग्लॉसरी के रूप में दिया हुआ है चार्ट बना करके, इसलिए आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको क्या क्या चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होती है, कितने टाइप्स के फोटोग्राफ होती है, वर्टिकल, लो ऑब्लिक, हाई ऑब्लिक, इससे क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी पूछा गया। हर चीज को अच्छे से समझाया गया है किस तरीके की फोटोग्राफी होती है, हाई ऑब्लिक क्या होती है, लो ऑब्लिक क्या होती है, और एक कंपेरिजन चार्ट करके भी देखो समझाया गया है अच्छे से किस तरीके से, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। और लार्ज स्केल फोटोग्राफ क्या होते हैं, ठीक है, मीडियम स्केल फोटोग्राफ क्या होते हैं, पूछे गए क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, उनका रेशियो क्या क्या होता है, और स्मॉल स्केल फोटोग्राफ क्या होते हैं, हर चीज यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पे वीडियो देखो दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके एक काम की चीज है तो आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो, कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और केवल यहाँ पर ये चीजें मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, कि अगर आप केवल एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं 11th 12th की, तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आप एरियल फोटोग्राफ और मैप में क्या अंतर है, उन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे बताया गया, जो कि आपको जेपी शर्मा में नहीं मिलेगा। ठीक है, स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ क्या होता है, स्केल के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी है। अगर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन वाला, तो भी आप एनसीईआरटी को पढ़ करके केवल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों,
इसमें क्वेश्चन आपको हर तरीके से मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, रिमोट सेंसिंग के जो बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है, यही आपको पढ़ना होता है। आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी है, बिल्कुल पिक्टोरियल तरीके से अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया गया है। और जैसा कि हर बार आपको देखो यहाँ पे डिजिटल इमेज क्या होती है, अब्सॉर्ब पैटर्न्स क्या होता है, बैंड क्या होता है, डिजिटल इमेज क्या होता है, डिजिटल नंबर क्या होता है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है, DIP, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, फॉल्स कलर कंपोजिट क्या होता है, ग्रे स्केल, सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक एक दो दो लाइन में समझाई हुई है। और यही आपको चाहिए। जेपी शर्मा में ये जो स्टेजेस दी हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, वो स्टेजेस आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो ट्रांसलेटेड बुक है अगर हिंदी वर्जन के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो, और इंग्लिश में भी उतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझाई होगी। तो यहाँ पे आपको ये जो डाटा है आप देख रहे होंगे जेपी शर्मा में एज इट इज मिलेगा, तो यहीं से उठाया गया डाटा है वो। एनर्जी का सोर्स क्या है, किस तरीके से सीक्वेंस चलता है जब हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में देखो, स्पेक्ट्रम जो है पूरा अच्छे से समझाया गया है स्पेक्ट्रम के बारे में। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ चीजें, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। इसके बाद जो सैटेलाइट्स होते हैं जियो सिंक्रोनस, ठीक है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत फेवरेट टॉपिक्स में से ये एक है। सेंसर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, सेंसर के बाद जो मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर है, ठीक है, कई सारे सेंसर के बारे में ऊपर भी है, कई सारे सेंसर जिनको मैं छूट गया है वहां पर दिखाना आपको। ठीक है, तो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर में विश्व ब्रूम जो स्कैनर होते हैं क्या होते हैं, पुश ब्रूम स्कैनर क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। इसके बाद आप देखें तो पुश ब्रूम रिमोट रिजॉल्विंग पावर ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, यानी कि जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ सैटेलाइट का मतलब है रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन के बारे में यहाँ पे अच्छे से पिक्टोरियल तरीके से समझाया गया है। ठीक है, और ये रेजोल्यूशन से अभी रिसेंटली दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन देखेंगे आप, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, यहाँ पे स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है। तो अगर आप केवल ये एनसीईआरटी पढ़ लेते तो आपके क्या, आपके ये सवाल सॉल्व नहीं हो जाते, जाहिर सी बात है आपके सवाल सॉल्व हो जाते हैं। स्पेक्ट्रल स्पेटियल रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन ऑफ लैंडसेट एंड IRS स्पॉट, ठीक है, इन सेंसर के आपको रेजोल्यूशन यहाँ पे एक चार्ट में कितना आसान और कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आसानी से समझा दी गई है और दी गई है। केवल आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका काम यहाँ पे अच्छे से बन सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। डाटा प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको समझाया गया है, डाटा प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिजिटल इमेज क्या होती है, हर चीज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, दोस्तों देखो कितने अच्छे तरीके से समझाई गई है। तो मेरा मेरा मानना तो यह है कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ो, 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। तो यहाँ पर आप, और ये दिसंबर 2019 का फिर से मेरे को क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया, क्वेश्चन मेरे को यहाँ से दिखते जा रहे हैं कितने। ठीक है, जो मैप होता है, जो इमेज होती है उसके टेक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, शेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर चीज से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। ये तो है 11th की एनसीईआरटी, इसमें और भी चीजें नीचे दी हुई हैं। बस मैं केवल अभी आपको अब हाँ 8 चैप्टर है जिसमें क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपको मैं क्या चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, देखो इसमें क्या चीजें देखना, इसमें मेरे को थर्मोमीटर के बारे में दिया हुआ है, थर्मामीटर के बारे में दिया है, थर्मोमीटर। और थर्मामीटर के बारे में अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, ये देखो स्टेबलाइजेशन स्क्रीन दी हुई है ना, दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व किया था हमने, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप अगर इसको पढ़ लेते सॉल्व कर सकते थे। बैरोमीटर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, विंड वेन के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको केवल पढ़ के आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मेरा इतना मानना है। ठीक है, और ये मैं किसके आधार पे कह रहा हूँ, तो अभी मैं आपको केवल दिखाता हूँ क्या, अभी अब मैं आपको 12th की एनसीईआरटी दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, 12th की अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, ठीक है, अगर आप 12th की एनसीईआरटी केवल पढ़ लोगे तो 12th की एनसीईआरटी में आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, तो आप देखना अभी। तो 12th की एनसीईआरटी में आपको इसका सिलेबस अगर हम देखें, तो 12th की एनसीईआरटी का सिलेबस दोस्तों ये देखो, डाटा इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन, डाटा प्रोसेस, डाटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, ज्योग्राफिकल डाटा, इसमें जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है वो भी अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, फील्ड सर्वे, और यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में समझाया गया, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया गया है। तो हम इसमें अगर देखें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स वाला, और यहाँ पे प्राइम जो सोर्सेस हैं, किस तरीके से सोर्सेस है, सब चीजों को यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, और यहाँ पे जो बोल्ड करे हुए शब्द हैं, उनको आप, उन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से जानना है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और सारी चीजें वैसे इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपके क्या दिखाना चाह रहा था, ये देखो, यहाँ पे उगाइब से क्वेश्चन पूछा गया है, उगाइब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर आप देखो, आपके लिए एक्सरसाइज दी हुई है। इसके बाद है डाटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, मीन मीडियन मोड। ठीक है, मीन
मीडियन, मोड, सब चीजों के बारे में, और फॉर्मूला विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, हर चीज यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद और आप देखें इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मीडियन के बारे में आपको अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, और कैलकुलेटिव, क्यूमुलेटिव, मीडियम, हर चीज के बारे में आपको अच्छे से दिया है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कंपैरिजन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, इनका कंपैरिजन करके आपको बताया गया है, जिसमें आपको नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड कर्व क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्क्यूनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, होमोजीनियस, सारी चीजें यहाँ पे पूछ बताई गई हैं। रेंज क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है, लॉरेंज कर्व क्या होता है, हर चीज यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, और ये चार्ट को आप देखना अच्छे से, इस चार्ट को अगर आपको समझ में नहीं आता केवल देख लो, ये चार्ट आपने देख लिया, और यही एग्जैक्ट चार्ट जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक के अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना सिलेबस, ठीक है। आपको क्या दिखाते हैं, हम दिखाते हैं सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस के जब हम पास जाते हैं तो सिलेबस हमारा ये एनसीईआरटी का जो, सॉरी, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर का, इसमें देखो क्या दिया है, सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेटियल डाटा, नॉन स्पेटियल डाटा, इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और रेड कलर वाले वो है जो ना आपको जेपी शर्मा में मिलेंगे ना आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो इतनी मोटी बुक पढ़ने का क्या फायदा है जब आपको उसमें ये चीजें नहीं मिल रही है। और ये जो ब्लू कलर वाले हैं बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसा बहुत इजी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और आप थोड़ी थोड़ी देर में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट इनके सीख करके, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कोरोप्लेथ मैप, आइसोप्लेथ मैप, डायसमेट्रिक मैप, ये सारी चीजें दी हुई हैं 11th के एनसीईआरटी में, कोरोक्रोमेटिक मैप, अगर मैंने आपको नहीं दिखाया तो आप देख सकते हैं, मैं ये जो सारी पीडीएफ है ना, सब टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसकी भी, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की भी, और जो सिलेबस है इसकी भी, और जो मैंने बुक दिखाई आपको वो भी, ठीक है। और कैसे आप दूसरी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लीनियर ग्राफ, हर चीज उसमें दी हुई है, रास्टर डाटा फॉर्मेट, वेक्टर डाटा फॉर्मेट, ये सारी चीजें दी हुई है 12th के एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन ऑफ जीआईएस के बारे में दिया गया है उसमें, बेसिक रिमोट सेंसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सेंसर, प्लेटफॉर्म, रेजोल्यूशन, ये हर चीज दिखाई मैंने आपको अभी, ठीक है। सैटेलाइट की जो इमेज इंटरप्रिटेशन, फोटोग्रामेट्री, हर चीज उसमें दिखाई गई अभी मैंने आपको। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, डिस्पर्सन एंड इनइक्वालिटी के बारे में मैंने आपको दिखाया उसमें, सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, कोरिलेशन के बारे में, रिग्रेशन के बारे में, हर चीज मैंने आपको दिखाई। अब इसमें जो रेड कलर वाले दिख रहे हैं ये आपको उसमें ना एनसीईआरटी में मिलेंगे ना आपको जेपी शर्मा में मिलेंगे, तो आपको जेपी शर्मा पढ़ने का क्या फायदा है जब आपको इतनी मोटी बुक में ये बाकी कंसेप्ट नहीं मिल रहे हैं। इससे अच्छा तो क्या है, इससे अच्छा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और ये जितने आसानी से उसमें समझाया गया उतना आसानी से जेपी शर्मा में नहीं समझाया गया, तो जेपी शर्मा को छोड़ करके एनसीईआरटी पे स्विच करो और अच्छे से अच्छा अपना फायदा उठाओ, ठीक है। अब इसके अलावा जो यहाँ पर ये जो चीजें दी है ये कहाँ पे मिलेंगी, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। तो अब मैं इसके अलावा आपको क्या दिखाने वाला हूँ, तो अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अब आपको यकीन हो जाएगा दोस्तों कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही बातें हैं, ठीक है। आप केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़ के ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, किसका, जो एनसीईआरटी की बुक करके ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या आप केवल इस एनसीईआरटी को पढ़ के इस स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन आपने पढ़ा होता, स्पेक्ट्रल, स्पेशियल, रेडियोमेट्रिक, टेम्पोरल, ये सारी चीजें उसमें दी हुई तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हाँ देखो जो मैं बात कह रहा हूँ वो सिद्ध कर रहा हूँ अपनी बातों को, आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बैरोमेट्रिक के बारे में, एनीमोमीटर के बारे में, हाइड्रोग्राफ के, ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं, थर्मोमीटर के बारे में, स्टीवेंसन मीन स्क्रीन के बारे में उसमें दिया गया था, है ना, दिया गया था। देखा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। साइज शेप के बारे में, जो फोटोग्राफ होता है रियल फोटोग्राफ, उसके साइज, शेप, टोन, टेक्सचर, हर चीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है 11th के एनसीईआरटी में, ठीक है। जो मीन होता है, ठीक है, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एक मीन का, यानी कि मीन का, तो वहां पे दिया है। ये आपको दिखने में इतना टफ लग रहा है, असल में ये आसान है, अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। इसके बाद मैंने कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। आप सेंसर्स के बारे में आपके क्वेश्चन पूछा गया, एक्टिव सेंसर, तो वहां पे ये चीजें दी हुई है। तो जैसा मैंने कहा था ना कि हर चीज आपको नहीं मिलेगी, कुछ चीज आपको ढूंढनी पड़ेंगी, जैसे कुछ चीज आपको रेफर करनी पड़ेंगी। जैसे आपने कोई चीज पढ़ी, सेंसर के बारे में पढ़ा, अगर आपको कोई चीज कम लग रही है तो आप क्या है, जो बुक है स्टैंडर्ड, जैसे जेपी शर्मा की बुक, अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं
तो आप यूट्यूब पे आकर के देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आप उनके बारे में आपको और बेहतर जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी बुक कभी कंप्लीट नहीं होती है। ये आप जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ लेते तो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो ठीक है, अगर आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ दोगे, 11th की एनसीईआरटी, तो क्या आपके लिए क्वेश्चन कुछ है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अगर आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ दोगे तो ये क्वेश्चन क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? आइसोबार से, कॉन्टूर से, आइसोक्रोम से, हैशूर से बिल्कुल सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन को आप देखो तो स्क्यूनेस से पूछा गया क्वेश्चन है, मेसोकोर्टिक, लेप्टोकोर्टिक और प्लेटोकोर्टिक, तो ये केवल स्क्यूनेस से क्वेश्चन है ये। अगर आप स्क्यूनेस को आपको कम लग रहा है उसमें डाटा, तो थोड़ा सा गूगल कर लो, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये आइसोप्लेथ मैप, डॉट मैप, स्कैटर डायग्राम, स्टार डायग्राम, सारी चीजें दी हुई है एनसीईआरटी में। तो क्यों आप जेपी शर्मा के पीछे भाग रहे हो? क्यों इतनी मोटी बुक के पीछे भाग रहे हो? अगर आप सोच रहे हो कि ये बुक में ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने रिपीट किया है, तो नहीं, ये मैंने रिपीट नहीं किया, ये सॉरी, ये एग्जाम में रिपीट एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसके लिए कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में वहां पर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, और सन सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी दोनों ही चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। और ये बैंड के बारे में दिया गया, रिमोट सेंसर के बारे में। ठीक है, हर चीज क्वेश्चन वहां पे दिए हुए हैं, उनको पढ़ो, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो। डॉट मेथड वाले मैप क्या होते हैं, वो किस काम में आते हैं, अगर वहां पे इनको पढ़ लोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, एक बार करके देखो। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको दिखाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ के आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो रिमोट सेंसिंग के बारे में अगर आपने बेसिक बातें पढ़ ली है, तो बेसिक सा ये सवाल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। पूछा क्या है इसमें आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करो, देखो क्या है पूछा हुआ है। प्रीवियस जो ये क्वेश्चन का जो सीरीज मैंने डाली है, इसको टेलीग्राम से जाके डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और इसके बाद ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको डराने के लिए दिए जाते हैं 11th की एनसीईआरटी में, 12th की एनसीईआरटी में, बताओ दिए हुए हैं। आप क्यों इतना ज्यादा अपना दिमाग खराब कर रहे हो? जाके उसमें से पढ़ो, अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना टाइम बचाओ, अपना पैसा बचाओ। ठीक है, कोरोप्लेथ में तो आइसोप्लेथ, कोरोक्रोमेटिक, मल्टी डॉट, सारी चीजें उसमें दी गई हैं। अपना जाके टाइम बचाओ, पैसा बचाओ। ठीक है, रास्टर डाटा, वेक्टर डाटा, हर चीज उसमें दी गई है। मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना। और ये जो नैनो जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बार देखो क्वेश्चन, ये देखो, ये भी क्वेश्चन उसी से, एक ही साल में, एक ही समय में क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से आप कम से कम एफर्ट्स में दोस्तों सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या चीजें बता रहा हूँ, क्या चीजें समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाने की जरूरत है। अगर आप अपना टाइम बचाते हैं, अपना पैसा बचाते हैं, तो आपके लिए ही फायदेमंद है। ठीक है, और अगर आप, मैं आपके लिए इतना चीजें कर रहा हूँ, इतनी चीजें मैं आपको लेकर के आता हूँ, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसमें, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। और इसके जो सारे पीडीएफ हैं, तीनों पीडीएफ, चारों पीडीएफ जो भी है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और बाकी की अगर एनसीईआरटी कैसे डाउनलोड करते हैं वो आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिस पर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें हम 2 वे कम्युनिकेशन हमारा रहेगा, क्योंकि जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर तो केवल मैं ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ, वो चैनल है। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं, तो आप उसमें आकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप उस पर जुड़ो और भरपूर फायदा उठाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, तो थैंक यू।